हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कोकाटा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर रूबरू होते हैं आपसे। और आज का हमारा टॉपिक है भोजन और भोजन के जो कार्य हैं और पोषण है हमारा, पोषक तत्व जिनसे कि हमें किन किन पदार्थों से हमें पोषक तत्व मिलते हैं और हमारे शरीर में इनका क्या काम है, क्या क्या खाने से हमारे शरीर को सही पोषण मिलता है। तो ये हमारा विज्ञान का आज भोजन जो हमारा वो टॉपिक है आज का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो करते हैं शुरुआत इस सेशन की। तो पहला टॉपिक है हमारा भोजन यानी फूड। भोजन का नाम सुनते ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, कितना खाना चाहिए और भोजन में हमें किन किन पदार्थों को लेना चाहिए जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले और हम अच्छे से काम कर सकें। तो शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, मतलब जो पदार्थ हमारे द्वारा खाए जाते हैं या हम जिन्हें ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना या खाना एक ही चीज़ है। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं और ऐसे भोज्य पदार्थ, तो उनसे क्या होता है, हमारे शरीर का पोषण होता है, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, भोज्य पदार्थ कहलाएंगे। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो उसे हम भोजन कहते हैं, मतलब जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, ऐसे भोज्य पदार्थ। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। मतलब यह है कि जिन भोज्य पदार्थों को हम खाते हैं उन्हें भोजन कहते हैं और इन भोज्य पदार्थों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक ठाक बनी रहेगी, मतलब आदमी बीमार कम पड़ेगा। सही डाइट लेंगे हम, खाने में पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स या जो न्यूट्रिशन होता है अच्छे से हमारा पोषण हो पाएगा हम अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। तो ये हमारा भोजन था। आगे बढ़ते हैं। भोजन के कार्य, मतलब भोजन के कौन कौन से कार्य हैं वो हमें भी देखने हैं कि भोजन खाने से कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, अब बात करेंगे भोजन के जो कार्य हैं। तो शरीर के तापमान को बनाए रखना, मतलब भोजन का काम क्या है, जो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का टेम्परेचर है उसे बना के रखना, मतलब इक्वल बना के रखना। अगला है हमारा शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मतलब हमारे शरीर को भोजन का क्या काम है कि वो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं। अगला है हमारा मांसपेशियों को सना में रखना, मतलब मांसपेशियों को अच्छा रखना, फुर्तीला रखना, मतलब हमारा जो खान पान से ही हमारे पूरे शरीर की जो प्रक्रिया है वो अच्छे खान पान से ठीक चलती है। अगला है शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना, मतलब अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो जो हमारा शरीर है और अच्छा खाना खाने से, अच्छा भोजन लेने से, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा ये भोजन। और अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आता है भोजन के पादप स्रोत, मतलब भोजन हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है और कौन कौन से रूपों में प्राप्त होता है, मतलब वो कौन से रूप हैं कि हम किस किस एंगल से भोजन को खा सकते हैं। तो बात करते हैं इसके भोजन के जो पादप स्रोत है, प्लांट सोर्स ऑफ फूड। तो देखिए
भोजन क्या होता है, इसमें जो हम लेते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या करते हैं हम, जिनकी जड़ें खाते हैं हम। जैसे देखो गाजर हो गया, गाजर की जड़ी खाई जाती है, मतलब ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो हम नहीं खाते हैं। तो और जैसे मूली हो गया, मूली की भी जड़ खाई जाती है, तो इन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। देखिए गाजर जो होती है वो हमारी विटामिन ए की पूर्ति करती है, मतलब विटामिन ए जो होता है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभप्रद है। तो ये पौधे के रूप में होते हैं और हम इनकी जड़ें खाते हैं, मतलब ये ऐसे पौधे हैं जिनकी हम जड़ें खाते हैं, गाजर और मूली। अगला है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तनों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गई। मतलब आलू, लहसुन, प्याज ये क्या है, ये हमारे तना होते हैं और हम इन्हें खाते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे भी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये हमारा आलू है, अगर आलू ना हो तो हमें सब्जियां जो है बहुत गिनी चुनी खानी पड़ेंगी, और आलू की वजह से बहुत सारी सब्जियां बन जाती हैं। बहुत सारे टाइप्स आलू की सब्जियां बनाने में काम आते हैं। अच्छा, बात करें लहसुन की, तो लहसुन हमारा ये होता है कि ये पेट के अधिकतर रोगों को समाप्त कर देता है। और प्याज का काम ये है कि अगर हम प्याज खाते हैं तो प्याज हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई मान सकते हैं हम प्याज के लिए। कच्चा प्याज खाने से हमारी जो पेट की समस्त बीमारियां हैं वो अधिकतर ठीक हो जाती हैं लहसुन और प्याज से। ये हमारे एक तरह से मान लीजिए आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। अगला है हमारा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को हम भोजन के रूप में ग्रहण किया करते हैं। जैसे धनिया, पालक। अब देखिए ये ऐसे पौधे हैं, इनके हम पत्ते खाते हैं। मतलब कुछ पौधे हमारी प्रकृति में ऐसे हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, जो हमारी पत्ता गोभी आती है उसमें भी पत्ते ही होते हैं एक तरह से, और धनिया होता है इसमें पत्ते होते हैं, पालक होता है इसमें पत्ते होते हैं, और हमारी जो मेथी होती है उसमें भी पत्ते ही होते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारी ऐसे पौधे हैं जो हम इनके पत्ते भी खाते हैं। गोभी, बैंगन, लौकी, भिंडी, टमाटर आदि। मतलब ये जो गोभी, बैंगन, लौकी, भिंडी, टमाटर ये क्या हमारे, ये फल होते हैं और हम इन्हें फलों के रूप में खाते हैं। मटर, बीन्स बीज हैं। मतलब जो मटर होती है और जो बीन्स है, मतलब जिन सब्जियों में बीज पाए जाते हों वो क्या कहलाएंगे, हमारे बीज कहलाएंगे। जैसे भिंडी में भी बीज होता है, और जो बीन्स आती है जैसे, और लोबिया की फली आती है, तो ये हमारे क्या है, लोबिया की फली हो गई, बीन्स हो गई, मटर हो गया आपका, और भिंडी हो गई। इनमें बीज होते हैं, लेकिन भिंडी जो है हमारा वो फल है। मटर और बीन्स ही हमारे, मटर, बीन्स और आपका एक हो गया लोबिया की फली, ये हमारे बीज में आएंगे। और गोभी, बैंगन, लौकी, भिंडी, टमाटर आदि ये हमारे फल होते हैं। अगला है हमारा, पोषण एवं पोषक तत्व। मतलब पोषण जो होता है, पोषण जो है हमारा वो पोषक तत्वों के द्वारा किया जाता है। मतलब हम अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तो उतना ही अच्छा हमारा पोषण होगा। यानी न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब अच्छे पोषक तत्वों के द्वारा अच्छा पोषण किया जाता है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, मतलब जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, फूड होता है, उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए, नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में होती है, और हमारा 46% यानी 46% प्रोटीन जो है हमारा वो सोयाबीन में पाया जाता है। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 46% प्रोटीन पाया जाता है।
बसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है और ये हमारे भोजन में होना इसका बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है हमारा विटामिन एवं खनिज लवण। मतलब जिस भोजन को या जिस पोषक तत्व को हम खा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं तो उनमें विटामिन और खनिज लवण का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिन जिन पोषक तत्वों को हम ले रहे हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक पदार्थ है जो कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कैसा पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है और इसीलिए ये कार्बनिक पदार्थ है। और इससे होता क्या है, इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसके द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है और ये एनर्जी उत्पन्न करने का हमारे शरीर में प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला है हमारा प्रोटीन। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बिना प्रोटीन के जो हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, तो उनका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। मतलब जो प्रोटीन है हमारा ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब आवश्यक होते हैं हमारे ये जो शरीर का विकास होता है, हड्डियों का विकास और मांसपेशियों, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब प्रोटीन के देखिए कितने सारे काम हैं। मतलब प्रोटीन के इतने सारे काम बता दिए कि ये करते क्या हैं। मतलब हमारी प्रोटीन होती है वो त्वचा को सही रखेगी। मतलब अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का जो लेवल है वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, अगर इक्वल चल रहा है तो हमारी जो त्वचा है वो सही रहेगी। और रक्त भी हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी ठीक होगा। और जो हमारी मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं ये सारी चीज़ें, हमारी जो मांसपेशियां हैं और हड्डियों का जो विकास होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। प्रोटीन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मांसपेशियों और हड्डियों का विकास करने में। अच्छा, इसके और कार्य भी हैं। प्रोटीन का और कार्य क्या है, ये घावों को जल्दी भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। मतलब प्रोटीन अगर हमारे शरीर में ठीक ठाक है, जो इसका स्तर है प्रोटीन का अगर वो सही है तो जो चोट लगती है, घाव होता है, तो घाव हमारा समय से ठीक हो जाएगा और जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है अगर वो ठीक है प्रोटीन की वजह से, तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता सही मिलेगी इससे। ये प्रोटीन के कुछ मुख्य कार्य हैं। अगला आता है हमारा वसा। वसा क्या होता है? वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। ये शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। मतलब वसा का क्या काम है, ये शक्तिदायक ईंधन है। मतलब वसा खा लिया तो ऐसे मान लो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, पावर मिल गई, एकदम से पावर मिल गई और ये हमारी बॉडी में गर्मी का जो लेवल है और ऊर्जा का जो लेवल है वो मेंटेन करता है। और वसा के ये ईंधन के रूप में ही इसे जाना जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में वसा को शक्तिदायक ईंधन के रूप में जाना जाता है और ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे ये मेंटेन करता है। अगला आता है हमारा विटामिन एवं खनिज लवण। तो विटामिन एवं खनिज लवण विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। इनसे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। मतलब इसका काम क्या है, जो हमारे विटामिन होते हैं इससे क्या होता है, इससे जो
हमारे शरीर में रोग होते हैं ना, तो उनसे लड़ने की हमें क्षमता मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। और ये विटामिन मिलती कहाँ है? ये जो हम सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां जो खाते हैं हम, पत्तेदार सब्जियां या फूल वाली सब्जियां या बीज वाली सब्जियां, मतलब सभी प्रकार की सब्जियां खाते हैं। और जो हम फ्रूट्स लेते हैं, जो फल खाते हैं, उनसे हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं और इनसे हमारे शरीर की रक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की हमें क्षमता मिलती है और ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। मतलब यह है, जो विटामिन होते हैं हमारे, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी होती है, उसको काम करने के लिए विटामिन और खनिज लवण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी की वजह से हमारा शरीर जो है वो सही से काम कर पाता है, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, ये हमारे शरीर को काम करने में उसकी हेल्प करता है और उसके द्वारा ही हमें पोषक तत्वों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हम उसे कैलोरी में मापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, उसे प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम मतलब वसा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए इतना वसा रूटीन के लिए चाहिए। मतलब डेली जो है 60 से 70 ग्राम वसा एक स्वस्थ मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकता होती है। 60 से 70 ग्राम वसा की एक स्वस्थ मनुष्य को जरूरत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। अब अभी बात करी हमने वसा की और अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है, जो हमारे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 50 से 70 ग्राम, मतलब एक दिन के लिए एक दिन में 50 से 70 ग्राम, मिनिमम 50 ग्राम और मैक्सिमम 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब इतनी प्रोटीन हमारी बॉडी को डेली आवश्यकता होती है। मतलब इतनी 50 से 70 ग्राम जो प्रोटीन होती है, तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इतनी उसे हर हाल में चाहिए। तो हमें इसी हिसाब से भोजन जो अपना खाना चाहिए कि उसमें जो हम भोजन खा रहे हैं, जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें हमें 50 से 70 ग्राम प्रोटीन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उस हिसाब से आपको अपना जो भोज्य पदार्थ आप जो ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें आपको समय समय पे बदलते रहना है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। मतलब 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है, उसमें ऊर्जा कितनी होती है? 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं हम कि 4 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर होती है। 4 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। मतलब यह है कि देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में तो 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, लेकिन 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि 9 कैलोरी ऊर्जा बराबर होती है 1 ग्राम वसा की। ऐसे भी आप अपनी बात कह सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब जो हमारे वसा होता है, तो वसा में कौन कौन से प्रोटीन जो है हमारे वो घुल जाते हैं, वो हमें देखना है। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे विटामिन ए। जो वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे, वो विटामिन ए घुल जाएगा, डी घुल जाएगा, ई घुल जाएगा तथा के घुल जाएगा। मतलब ये जो विटामिन है हमारे, ये वसा में घुलनशील है। अब देखिए, विटामिन ए जो होता है हमारा, इससे जो उत्पन्न होने वाला रोग है वो रतौंधी है।
रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ए की कमी से होता है। जिन बच्चों में या बड़ों में, मनुष्यों में ये रतौंधी का जो रोग होता है तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और अगर हम अपना जो खान पान है वो सही रखें, और ये हमें जो, जब हम इस रोग को दूर करेंगे तो हमें उपाय क्या करना है, तो देखिए विटामिन ए की टैबलेट्स आती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, टैबलेट्स के लिए ले सकते हैं। पर डे में 2 टैबलेट सुबह और शाम, तो उससे आपकी दिक्कत ये दूर हो जाएगी। अच्छा, ये अगर भोज्य पदार्थ खाया तो किन किन भोज्य पदार्थों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब जैसे देखिए हमारे अंडा अगर हम खाएंगे, अंडे में मिलता है ये प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, मक्खन में मिलता है, घी में मिलता है जो देसी घी होता है हमारा, मछली का तेल, मछली के तेल में विटामिन ए होता है, हरी सब्जियां उनमें विटामिन ए होता है, और गाजर आदि, गाजर में तो बहुत ज़्यादा होता है विटामिन ए। तो ये अगर हम भोज्य पदार्थ लेंगे, अंडा हो गया, मक्खन हो गया हमारा, गाजर हो गई, और घी हो गया, मछली का तेल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, तो इनमें क्या होता है हमारा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आया हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमें सूखा रोग हो जाता है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और गांव में हम इसे कहते हैं सूखा रोग। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है सूखने लगता है लकड़ी की तरह, तो उसे विटामिन, उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, बच्चा जो है वो सूखने लगता है। अब ये विटामिन डी की हमें पूर्ति कहाँ से करनी है, तो इसमें इसकी पूर्ति करने के लिए, विटामिन डी की जो पूर्ति करेंगे वो हमें अपने खाने में क्या क्या लेना, हमें अपनी डाइट में क्या लेना है। देखिए मक्खन खाना है, मक्खन, और दूध पीना है, मछली का तेल, और सूर्य का प्रकाश, ये हमारे विटामिन डी के स्रोत होते हैं। सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, दूध और मक्खन, इसमें विटामिन डी भी पाए जाते हैं, मतलब ये विटामिन डी के स्रोत हैं हमारे। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का क्या कार्य है और इसकी कमी से क्या होता है, ये किन पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए जो विटामिन ई होता है इससे पक्षाघात यानी पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं, मतलब आम भाषा में बात करें तो जिसे हम फालिस कहते हैं, वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है पक्षाघात, और पैरालिसिस कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, मतलब जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई के कारण। ये मिलता कहाँ है विटामिन ई, ये मिलता है देखिए अंडे में मिलेगा आपको, जो अंडा खाते हैं हम अंडे में मिलेगा, और गेहूं में मिलेगा, और हरी पत्तियां जैसे मान सकते हैं आप मेथी हो गई, पालक हो गया, मतलब जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें आपको विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलेगा, और गेहूं और अंडे में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। इससे होने वाला जो रोग है वो पक्षाघात या पैरालिसिस, जिसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अब है हमारा विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है इसका जो मेन कार्य है हमारे शरीर में, तो विटामिन के जो होता है ये जो हमारा घाव होता है, घाव से जो ब्लड निकलता है, रक्त का स्राव होता है, तो उसका थक्का जमाने में ये काम आता है। मतलब विटामिन के की कमी जिनके शरीर में हो जाती है तो उनका ब्लड का थक्का जमने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये विटामिन के का जो काम है वो थक्का जमाने में सहायता करता है। तो विटामिन के कहाँ मिलेगा हमें, किन भोज्य पदार्थों में मिलेगा, तो देखिए विटामिन के जो मिलेगा हमें वो सोयाबीन, हरी पत्तियां और अंडे, सोयाबीन, हरी पत्तियां और अंडों में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अभी बात करी हमने वसा में घुलनशील विटामिनों की और उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। और अब है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुल जाए वो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी तथा विटामिन सी, मतलब ये जो दो विटामिन है ये हमारे जल में घुल जाते हैं। तो विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और ये अनाज के जो छिलके होते हैं, अनाज के छिलकों में मिलेगा आपको, मतलब जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं
जिनके द्वारा हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वो भोज्य पदार्थ है हमारे अनाज के जो छिलके होते हैं, जैसे गेहूं का छिलका हो गया, अंडा हो गया आपका, मछली हो गई, दूध हो गया, पनीर हो गया। दूध, मछली, पनीर, अंडा और अनाज के छिलके, इनमें जो है विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांतों के मसूड़े, उन पे सूजन आ जाती है और उनसे ऑटोमेटिकली ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन पुरुषों में या महिलाओं में विटामिन सी की कमी होती है, उनके मुंह से बदबू भी आती है और विटामिन सी की कमी के कारण जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमें विटामिन सी की पूर्ति करनी है तो विटामिन सी कहाँ मिलता है, किन भोज्य पदार्थों में मिलता है? तो विटामिन सी मिलेगा आपको खट्टे पदार्थों में। अधिकतर जितने खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, विटामिन सी उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी की अगर आपको पूर्ति करनी है तो खट्टे पदार्थों का सेवन आपको करना पड़ेगा, खट्टे पदार्थों को खाना पड़ेगा। तो देखिए खट्टे पदार्थ में जैसे कौन कौन आते हैं? संतरा हो गया हमारा, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया। संतरा, मौसमी, आंवला, नींबू, मतलब जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी ये विटामिन ए, बी, सी और आपका डी, ई, के, ये मैंने अभी आपको 6 विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। दोस्तों मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास दूंगा और ये क्लास सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। मतलब जो हम तरल भोजन लेते हैं या रेशेदार भोजन लेते हैं तो उसका क्या महत्व है, देखते हैं। रेशे यानी फाइबर, जो फाइबर होते हैं, तो रेशे अर्थात रफेज, मतलब रेशे का दूसरा नाम है रफेज। जो रेशे होते हैं उसका उपनाम है रफेज। दरअसल में ये फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः, मतलब जो हमारे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर होते हैं, वो दरअसल में होते क्या हैं? ये फाइबर युक्त होते हैं। तो इनमें ये मिलते कहाँ कहाँ हैं और किस में ये पाए जाते हैं? तो देखिए जो हमारे रेशे होते हैं, ये चोकर युक्त आटा, जो हमारा चोकर युक्त आटा होगा, मतलब छिलका सहित जो हम आटा, मतलब गेहूं का आटा बनवा के लाते हैं, अगर हम उसे छाने चलनी से तो उसमें जो रह जाता है छिलका टाइप का, वो हमारा क्या होता है? वो रेशे होते हैं। तो उसे हम चोकर बोलते हैं एक तरह से। तो चोकर युक्त आटा गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मतलब इनमें ये गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें क्या होगा? ये रेशे पाए जाते हैं। और दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। मतलब जितनी ये चीजें बताई हैं मैंने, जैसे दाल होगी, दलिया हो गया आपका, ताजे फल हो गए, और ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, ये इनमें क्या होती हैं? रेशे पाए जाते हैं। ये रेशेदार पदार्थ हैं, मतलब फाइबर युक्त पदार्थ कह सकते हो इन्हें, या रेशेदार पदार्थ कह सकते हो। फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं हमारे। चोकर युक्त आटा हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें सब में रेशे पाए जाते हैं या फाइबर कह सकते हो, फाइबर युक्त होते हैं। दाल हो गई आपकी, दलिया हो गया, ताजे फल हो गए, और सब्जियों में ये पाए जाते हैं। मतलब जो फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं वो हमारे चोकर युक्त आटा, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियां होती हैं। इनकी भूमिका अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालने में होती है। मतलब जो हम मल निकलता है मनुष्य का, तो इसका जो मेन कार्य है वो मल निकालना है। मतलब ये एक तरह से हमारी बॉडी में जो मल होता है ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, इसे बाहर निकालने का जो काम है वो फाइबर का है। और फाइबर के द्वारा, रेशों के द्वारा ये जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है या मल शरीर के बाहर
निकाला जाता है। अब बात करें जल यानी वाटर, इसकी क्या महत्वता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। मतलब जो हमारा शरीर है तो हमारी बॉडी का 60 से 70% जो भाग है वो जल होता है। मतलब इतने में हमारी बॉडी में इतना पानी होता है और बाकी जो बचा है परसेंट उसमें हमारा और अन्य चीजें होती हैं। तो जल के कार्य देखते हैं, मतलब जल का क्या कार्य है हमारे बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से कार्य करता है। तो पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना। मतलब जल का कार्य क्या है, जो खाना खाते हैं, हम भोजन खाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो भोजन करने के पश्चात उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद क्या होता है, जो अपशिष्ट बचता है, शेष अपशिष्ट पदार्थ जिसे मल कहते हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम जो है वो जल करता है। ये जल का कार्य है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वो जल के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालना। मतलब जल का एक और काम बढ़ गया कि जो हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा के अंदर भी दूषित पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, तो उन्हें ये क्या करता है, उन्हें भी शरीर से बाहर निकालता है। मतलब उन्हें भी ये शरीर से बाहर निकालता है और ये भी उसी का काम है। अगला है शरीर के तापमान को संतुलित करना। जो हमारी बॉडी का या हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी जल का काम है और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इक्वल बना के रखता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। आपने एक चीज देखी होगी कि यदि जो लोग डाइट के हिसाब से पानी पीते हैं या जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हम पानी पीते हैं, तो वो उनका स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक रहता है और चेहरे पे झुर्रियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं और ना ही पिंपल्स वगैरह, दाने वगैरह देखने को मिलेंगे। और वो आदमी जो पानी ज़्यादा पिएगा वो मोटा भी नहीं होता। मतलब उसका फैट भी जो होता है, फैट चर्बी उसके अंदर बहुत कम मिलेगी और चर्बी उसकी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों ये क्लास बनाई थी हमने आज आपके लिए और ये साइंस की क्लास थी हमारी। तो साइंस में हमने आज भोजन के बारे में जाना कि भोजन से हमारे शरीर में कौन कौन से होने वाले लाभ हैं और उनके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बताया आपको। और जो विटामिन थे उनके बारे में जानकारी दी, जो मेन विटामिन थे। बाकी जो विटामिन बचेंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।